नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान और चाइना दोनों के अंदर कल रात सब कुछ तहस नहस खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो चुका है। रीज़न बताऊंगा वो क्यों बोल रहा हूँ। 50 से ज़्यादा, पहले ईरान की बात करते हैं। 50 से ज़्यादा टॉप कमांडर्स एक स्ट्राइक में ख़त्म कर दिए कल इसराइल ने। लेकिन ये छोटी सी न्यूज़ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 50 कॉकरोच मारी भी जाए की फ़र्क पड़ता है। लेकिन साथ में जो टॉप सीक्रेट स्पेस की फैसिलिटी है, जहां से वो सैटेलाइट्स को मॉनिटर करते हैं, वो भी खत्म कर दी गई। तीसरा, एक कू शुरू हो गया है ईरान के अंदर, क्योंकि ये सारे टॉप कमांडर्स के मरने के बाद अब ये नहीं समझ आ रहा ईरान वालों को कि अगला हेड बनेगा कौन। कू हो गया है। तीसरा, ये सिर्फ बिगनिंग है दोस्तों आज की स्टोरी की, क्योंकि पार्ट 2 में मैं आपको बीजिंग की न्यूज़ वो देने वाला हूँ। डेस्परेशन शुरू हो गई है बीजिंग के अंदर। इकॉनमी डाउन है और मिलिट्री के अंदर एक और टॉप कमांडर कल डिलीट कर दिया गया। ये की मास्टरमाइंड था जो रॉकेट फोर्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है चाइना के अंदर, उसको वैनिश कर दिया गया है विदाउट अ ट्रेस। और एक न्यूज़ और है कि आप पिछले 10 साल 20 साल का डाटा निकाल लीजिए चाइना का। जब भी कोई यहाँ पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कोई कुछ भी हो गया, तो हमेशा इनका आएगा कि ये हमारे यहाँ पर 3 लोग मारे गए। 3, कभी भी 2 नहीं होते, 4 नहीं होते। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी हमने कि यार रीज़न क्या है कि 3 लोग ही मरते हैं चाइना में। उसका जब आंसर पता लगेगा आपको, आप हैरान रह जाएंगे। तो अब आते हैं, बात करते हैं रियल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की और एनालिसिस की, ईरान के ऊपर, चाइना के ऊपर। और एक बुरी खबर हमारे मॉस्को से भी है, वो मैं एंड में शुरू करूंगा सिर्फ आपको शेयर करने के लिए, बिकॉज न्यूज़ है, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, जबकि नॉट गुड फॉर अस। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये जो ट्रूथ है उसको प्रेजेंट करता हूं आपके सामने। कल रात, बिल्कुल रात के अंधेरे में, बैलेंस ऑफ पावर फंडामेंटली शिफ्ट कर दिया गया ईरान में भी और चाइना में भी। पहले ईरान को कवर करेंगे, चाइना फेज़ 2 और रशिया फेज़ 3 में। मार्च 16 इजरायली फोर्सेस ने क्रूशल ईरानियन स्पेस का जो बेस है उसको ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल मिट्टी कर दिया। ये कोई ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं था दोस्तों, ये एब्सोल्यूट नर्व सेंटर था सैटेलाइट अटैक कैपेबिलिटी का। ये छुपकर कहीं ना कहीं सीक्रेट फैसिलिटी थी जिसका पता लग गया इसराइल को, और उन्होंने इमीडिएटली लुल्ला को प्यारे कर दिए। ये डायरेक्ट और एक्टिव थ्रेट था, ये जो सेंटर है, टू ग्लोबल स्पेस के जितने भी हमारी सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि ईरान प्लान कर रहा था कि दुनिया भर की जो सैटेलाइट्स हैं अब उनके ऊपर अटैक किया जाए। इससे पहले कि वो अटैक करते, उनके ऊपर अटैक हो गया। नाउ दिस स्ट्राइक हैज़ डन समथिंग वेरी एबनॉर्मल। उसने कंप्लीटली पैरालाइज कर दिया है ईरान के सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को, क्योंकि जितने लोग थे वो मारे गए, ऊपर से जो अटैक कर रहे थे वो कैपेबिलिटी खत्म कर दी। यानी कि नाउ ईरान इज कंप्लीटली ब्लाइंडेड एट दैट टाइम जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी आंखों की, आंखें ही निकाल ली। ये सबसे पहला ब्लो है जो दिया है कल ईरान को। लेकिन ये पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी है। ट्रू डेवोस्टेशन वो ये था कि डीप अंडरग्राउंड जो कमांडर्स बैठे हुए थे उनके कंट्रोल सेंटर के अंदर, उनको भी खत्म कर दिया गया है। 50 हाई रैंकिंग जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो लॉक्ड थे एक कमरे के अंदर। वो प्लान कर रहे थे इन नेक्स्ट एग्रेसिव मूव कि किस तरह से सैटेलाइट्स को खत्म करना है, पहला, और दूसरा कहां कहां पे अटैक करना है ताकि डेवोस्टेशन और निकले। वो कमरे से बाहर निकले ही नहीं। 50 टॉप टीयर कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया एक फ्लैश के अंदर। और फॉल आउट भी इतना ज़्यादा एब्सोल्यूट है कि क्योस शुरू हो गया है ईरान के अंदर। क्योस क्यों बोल रहा हूँ? एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया कि भाई अब अगला जो लीडर है ईरान की रजीम का, वो कौन बनेगा। कमांडर्स 50 निकल जाना कुछ छोटी बात नहीं है। ये पॉलिटिकल डेथ मैच हो गया है दो की फिगर्स के बीच में। अब वहाँ पे कोई अली है, अहमद है, ये आपस में लड़ने शुरू हो गए कि अगला हेड कौन बनेगा। जो अली है, या उसने, ही वॉज द वन, उसने बोला था कि जो सुप्रीम लीडर का बेटा है मौजतबा, इसको हम लीडर बनाते हैं। लेकिन लीडर बनने से कुछ मिनटों के बाद ही वो बेचारे की
टांग कट गई थी। मोजतबा की टांग कट चुकी है, ये कंफर्म न्यूज़ है। और जो मैंने कल भी बताया था, थोड़ा सा और मज़े से बताते हैं आपको कि कुछ इनका कटा होता है बचपन में, वो पूरा काट दिया गया है। तो यानी कि आधा निचले वाला पार्ट वो कट चुका है, इसलिए वो अब सोचने की, क्योंकि इनकी जो सोच है वो निचले वाले एरिया से शुरू होती है, तो अब उसकी सोच काम करनी बंद कर दी है। अब ये जो आदमी है, अली है, जो चाहता था कि सुप्रीम लीडर का बेटा बने, अब ये चाहता है कि भी वो भी रहा नहीं है, अब मैं बन जाऊं। दूसरा वाला बोलता है कि तुम्हें बनने नहीं दूंगा। तो यानी कि इनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड थे, उनके बीच में भी एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। यानी कि एक एक्सटर्नल वॉर चल रहा है, उसके बीच में एक इंटरनल वॉर वो भी शुरू हो गया है, जो पूरे के पूरे एंटायर पावर स्ट्रक्चर को टीयर अपार्ट करने की हैसियत रखता है। यानी कि रजीम फिजिकली भी ब्लीड कर रही है और मेंटल तो होते ही हैं ये लोग, मेंटली भी ब्लीड कर रहे हैं। अब साइकोलॉजिकली भी इन्होंने हैवीली ब्लीड करना शुरू कर दिया। अब ईरान के लोगों का क्या हो रहा है? ईरान के लोग गोलियां खा रहे हैं। क्यों बोल रहा हूं गोलियां खा रहे हैं? क्योंकि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने रिसेंटली बोला भी था कि जो ग्रिम रियलिटी ऑन द ग्राउंड है वो ये है कि जो सिटीजन्स हैं वो राइज करना चाहते हैं अगेंस्ट द रजीम, लेकिन उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास हथियार पहुंचाने पड़ेंगे। नाउ अगर जो लोग हैं वो सड़कों पे आते हैं रजीम के खिलाफ, उनको गोलियां चला मार दी जाती हैं लाइव। 32,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ऑफिशियली मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियल नंबर है 32,000 लोगों का। और रजीम क्या कर रही है? अगर किसी ने भी खमीनी के खिलाफ बोला या खुशियां मनाई, उसे पकड़कर उसी इमीडिएटली गोली मार दी जाती है। 500 से ज़्यादा लोग अभी अभी रिसेंटली इन्होंने अरेस्ट किए हैं, उनको डेथ वारंट दे दिया, क्योंकि उन्होंने इमेजेस ली थी डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, और फॉरेन मीडिया को उन्होंने वो इमेजेस को शेयर किया था। यानी कि जो ये इस्लामिक कंट्रीज़ है, ये हमेशा ही फियर को यूज़ करते हैं, थ्रेटन करते हैं, और उसके बाद अपनी जो पावर है उसको ग्रिप में लेके आते हैं। वॉशिंगटन ने बोला हम ये सारी चीज़ें वॉच कर रहे हैं, एक एक मूव जो ईरान की रजीम की है, और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये तो हो गया जो ईरान के सारे जो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। अब ट्रंप इन सारे को सॉल्व करने के लिए वो कर क्या रहे हैं? ट्रंप का इस वक्त फोकस एक ही है, वो ये है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है या ऑयल की प्राइसेस है वो और बढ़ने नहीं चाहिए, ऑयल की प्राइसेस बढ़नी नहीं चाहिए। तो ट्रंप ने एक ही काम किया, उन्होंने इमेंस प्रेशर डालना शुरू कर दिया डायरेक्टली ऑन बीजिंग। वो चाहते हैं कि जो चाइना है, ऑलरेडी कॉर्नर्ड है, चाइना शुड ज्वाइन जो 7 कंट्रीज का कोएलिशन बनाया जा रहा है, जहां पर सबकी शिप्स आएंगी, वो रेड सी को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो मॉनिटर करेंगे। उसके लिए चाइना को प्रेशर किया जा रहा है। अब अगर बीजिंग ने बोला कि मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो चाइना हूँ, मैं तुम्हारे प्रेशर में क्यों आऊँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दिया कि 31 मार्च को एक मीटिंग होने वाली है शी जिनपिंग में और ट्रंप के बीच में, मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। बीजिंग इतना टेरिफाइड है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी रॉन्ग मूव वो इस वक्त करी जाए, क्योंकि बीजिंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ट्रेड की है ना। एक और चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप मजाक भी उड़ा रहे हैं चाइना का। वो बोलते हैं तुम्हारा यहाँ पर एक एयर डिफेंस सिस्टम था ईरान में, सुना है मैंने, वो कंप्लीटली फेल हो गया, हमारी फोर्सेस गई, सारे काम करके वापस आ गई, वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। यानी कि योर एवरी सिस्टम वॉज यूजलेस। चाइना को मिलिटरली एक्सपोज कर दिया है, इकोनॉमिकली ये एक्सपोज ऑलरेडी है। अब इनके पास कोई और चॉइस नहीं है। अमेरिका ने बोला अपनी शिप्स भेजो यहाँ पर, इसे भेजनी पड़ेगी। ये तो हो गया कि जो अमेरिका कर रहा है, ईरान को कंट्रोल करने के लिए चाइना को यूज़ किया जा रहा है, जबकि चाइना पहले ईरान को कंट्रोल करता था अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए। टेबल्स को टर्न कर दिया गया। तभी मैंने शुरू में बोला था आपको, ईरान का सब कुछ खत्म हो गया कल रात को, चाइना का भी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म हो गई ना। आते हैं बीजिंग के अंदर। बीजिंग के अंदर क्या चल रहा है? जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक ऐसे क्रिटिकल एरिया तक पहुंच चुकी है जहां पर इनका टॉप टीयर का जो मिलिट्री लीडर है वो वैनिश कर दिया गया थिन एयर के अंदर। एयरफोर्स का लेफ्टिनेंट जनरल चेन गुओ छियांग खत्म, वो कहाँ चला गया किसी को पता ही नहीं है। और ये इतना पावरफुल आदमी था
इनका एयरफोर्स का कि ये उसके नाम को क्वाइटली डिलीट कर दिया गया है, इरेज कर दिया बिल्कुल ही। वेबसाइट्स के ऊपर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर इसकी प्रोफाइल का पेज पहले होता था, डिलीट कर दिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और चाइनीज पॉलिटिकल मशीन के अंदर अगर ऐसा हो, इसका मतलब है यू आर गॉन। रीजन क्या था? ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था दोस्तों, ये रूथलेस एक वो था इन्वेस्टिगेटर कि जितने भी करप्शन के केसेस हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, ये उनको ओवरलुक करता था। मास्टरमाइंड था कि कहीं भी ब्लडी करप्शन है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद इसने कितने लोगों को फांसी चलाई। और आज खुद ये फांसी मिल गई है कि ये ऑलरेडी दफना दिया गया है, किसी को पता नहीं है। लेकिन इसकी गलती क्या थी? गलती उसकी एक ही थी कि उसका एक दोस्त था, बहुत ही पावरफुल मिलिट्री डायरेक्टर, मियाओ। मियाओ के साथ दोस्ती थी। जो मियाओ था वो करप्शन के केसेस में पकड़ा गया। उसके चक्कर में दोस्त का दोस्त भी करप्ट होता है, उसके चक्कर में इसको भी अंदर कर दिया गया। इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपकी दोस्ती किसी से भी हो सकती है, लेकिन दिस इज व्हाट चाइना इज। जो एग्जीक्यूटर था आज खुद एक विक्टिम बन गया है। ये ब्रूटल अनफॉरगिविंग रियलिटी है बीजिंग के मिलिट्री सर्कल्स की। कोई भी यहां पर सेफ नहीं है दोस्तों। नॉट इवन द पर्सन हु इज होल्डिंग द गन, वो भी सेफ नहीं है। आप सोच के देखिए, ये है जहां पर जो प्रेसिडेंट है चाइना का, वो अपने ही कमांडर से डरता फिरता है। आपको लगता है कि ऐसे बंदे को कभी नींद आ सकती है? एनीवेज, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने ज़्यादा बोल दिया ना। पहली बात तो ये हो गया कि जो टॉप कमांडर है उसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन जो सीक्रेट्स हैं जो लीक आउट हो रहे हैं फ्रॉम चाइना, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। एक फॉर्मर चाइनीज़ डिपार्टमेंट का आदमी था, उसने 24 साल गवर्नमेंट के लिए काम किया है। नाम था मा रूलिन। वो चला गया, भाग गया वो किसी तरीके से, वो अमेरिका पहुंच गया है। वहाँ पर न्यूयॉर्क में बैठकर वो इंटरव्यूज़ दे रहा है CNN को। वो रिवील कर रहा है बहुत एक्सप्लोजिव चीज़ें कि चाइना के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, शी जिनपिंग की पावर कितनी है, और वो सारी चीज़ें जो लोगों को पता होती नहीं है। उसने डिटेल किया है कि कैसे एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम है यूनाइटेड फ्रंट। वो टारगेट करता है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे शिनजियांग वाले जानवर, इनको कैसे इनकी कटी हुई चीज़ को पूरा काटना है, कैसे इनकी शादियाँ नहीं होने देनी है, कैसे इनको और ज़्यादा सप्रेस करना है, और अगर कोई यहाँ से भागकर चाइना से वो बाहर चला गया उसको वापस कैसे लेके आना है। ये सारे काम ये यूनाइटेड फ्रंट का जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है। पिछले 6 साल में शी जिनपिंग ने इस डिपार्टमेंट के साइज को प्रैक्टिकली डबल कर दिया गया है। इसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं और इनका जो नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा डीप है कि हर जगह पे ये पहुंचे हुए हैं। ये पैसे देते हैं आपको, ब्लैकमेल भी करेंगे, और ये हिडन इन्फॉर्मेंट्स क्रिएट करते हैं। पूरी एक आर्मी है इनके पास कि कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करना है आपके खिलाफ। उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन्होंने रिक्रूट कर लिया। ये जो लोकल छोटी छोटी एसोसिएशंस होती हैं उसके अंदर ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं पहले, उसके बाद ये अपने एजेंडास को फैलाना शुरू करते हैं और वहाँ पे फिर जाकर ये हंट डाउन करते हैं टारगेट्स को। दोस्तों, ये जो बातें सारी पता लगी, ये मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। और जो ये आदमी है माँ, इसने कन्फेस किया कि मेरा खुद का जो रोल है वो ये था कि ये शिनजियांग के जो जानवर हैं इनको कैसे हमने दबा के रखना है। उसने एडमिट किया कि शिनजियांग के अंदर जो ये कैंप्स हैं जहाँ पर इनको सीधा किया जाता है 1-1 साल अंदर बिठाकर, वो पूरा ऑपरेशनल है और अंदर जो सिस्टम है बड़ा सफोकेटिंग है। इनको सांस भी लेना मुश्किल हुआ पड़ा है। जो मस्जिदें हैं उनके अंदर सर्वेलेंस का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन किससे मिल रहा है, हर चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग है। ये सारी चीज़ें इस बंदे ने बताई। यानी कि एक रियलिटी है जब दुनिया को बाहर देखनी शुरू हो गई, जो मैं आपके साथ बड़े छुपे हुई चीज़ें तरीके से मैं आपको चीज़ों को बता रहा था, वो इस बंदे ने आकर बाहर आकर अमेरिका में जाकर उसने रिवील करनी शुरू कर दी है। उसने साथ में एक पॉलिटिकल बॉम्बशेल भी फेंक दिया इस माँ ने। वो क्या था? उनको पूछा गया कि ये शी जिनपिंग की जो पॉपुलैरिटी है पार्टी के अंदर वो कैसी है।
इस बंदे का आंसर बहुत ही ज़्यादा चिलिंग था। उसने बोला प्राइवेटली, अगर आप पूछें किसी को, नो बडी लाइक्स हिम, लेकिन पब्लिकली दे आर फोर्स्ड टू प्रेज हिम। तो क्यों? उनको पता है कि उनको सर्वाइव करना है, वरना गर्दन काट दी जाएगी। ये माँ बोल रहा है ना। माँ को बोला गया यार तुम तो आग बाहर निकल गए हो, तुम बोल रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? उसने बोला मुझे मालूम है मेरी गर्दन कट जाएगी, लेकिन किसी को तो सच बोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने रिस्क लिया है कि मैं चाहता हूं कि मेरी कंट्री बच जाए, चाइना बच जाए, वरना किसी एक या दो लोगों की पागलपन के कारण मेरी कंट्री कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो ये तो हो गया जो डिफेक्शन है। तभी बोल रहा था चाइना की जो ढकी हुई चीज़ें थी वो भी बाहर निकलनी शुरू हो गई हैं, इसलिए बहुत कुछ है जो चाइना का ख़त्म होना शुरू हो गया। फाइनली एक और बड़ा डिस्टर्बिंग मैथमेटिकल एनॉमली है जो मैंने शुरू में बताया था आपको, कि कोई भी यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, बड़ा ही अजीब चीज़ होती है। अभी रिसेंटली 4 इंसिडेंट हुए मेरे इस एरिया के पास। मैसिव फैक्ट्री के अंदर आग लग गई मेरे घर के पास। उसके बाद एक और बिल्डिंग है उसके अंदर आग लगी। एक और है, एक एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर लोग मारे गए। और एक बार था कि एक मशीनरी है, मशीनरी में एक डिज़ास्टर हो गया यांताई में, यानी कि एक मेरे यहाँ पर है, एक बिल्कुल नॉर्थ में है। सब जगह पे बिग एक्सीडेंट्स थे, लेकिन हर सिंगल एक्सीडेंट के अंदर जो ऑफिशियल डेथ फिगर है वो एग्जैक्टली 3 है। 3 डेड, 3 डेड, 3 डेड एंड 3 डेड इन ऑल 4 इंसिडेंसेस। अब लोगों ने बोला यार हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी कि रीज़न क्या है कि ये हमेशा 3-3 लोग ही मरते हैं। अब उसका रीज़न निकला है बड़ा ही अजीब, क्योंकि जो चाइनीज़ लॉ है उसके अंदर अगर 3 लोगों से ज़्यादा, अगर ये थ्रेश होल्ड है, इससे ज़्यादा लोगों के मरने की न्यूज़ आती है तो एक मेजर फेडरल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जैसे एफबीआई की या सीबीआई है हमारे पास। वो वाली इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आएंगे, वो आके इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो कोई ना कोई कमियां निकालेंगे, फिर लोकल गवर्नमेंट को गालियां पड़ेंगी। उससे अच्छा ये है कि नंबर्स को उस थ्रेशहोल्ड लिमिट से नीचे रखा जाए। सिर्फ उस चक्कर के लिए ये हमेशा ही अपने नंबर्स को कम दिखाते हैं डेथ टोल्स का। ये है लोगों की जान जा रही है और इनको सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन की पड़ी है। ये है ऑफिशियल नंबर, ऑलवेज फ्रोजन एट 3। फिर हमने देखा कि पिछले 10-20 साल की जितनी रिपोर्ट्स हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, कुछ हुआ, हमेशा ही इन मैक्सिमम केसेस नंबर विल बी कमिंग एट 2, 1 या 3, इससे ऊपर नहीं आता है। बड़ा रेयर होगा जहाँ पर 3 से ज़्यादा लोग मरने की ये न्यूज़ देते हैं। अपनी फेस सेविंग भी है, और दूसरा लोकल गवर्नमेंट्स में पहले बताया सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं आना देना चाहती। जो एक और चीज़ है जो इसमें पता लगती है मुझे, कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसकी ग्रिप कितनी ज़्यादा है इंफॉर्मेशन के ऊपर। आप सोच के देखिए कि लोगों को दिखता है कि यार हज़ारों, नॉट हज़ारों, कि 1 दर्जन लोग मारे गए, एक आग लगी यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर, लोगों को दिखा कि लाशें निकल रही हैं, डजन से ज़्यादा, 12-15 लाशें तो लोगों ने खुद काउंट करी हैं, लेकिन गवर्नमेंट 3 से ज़्यादा उसको अनाउंस करने नहीं देती। कितनी ग्रिप है इसके ऊपर, मीडिया वो बोल नहीं सकता। तो ये एक एब्सोल्यूट कवर अप है जो आपके सामने दिखता है। अब आते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं चाइना के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों ने इसके ऊपर पहली बार नोटिस करना शुरू किया है कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग, और इस चीज़ों को करने के लिए अब लोगों ने डिफेक्ट करना शुरू कर दिया, बाहर जाकर सच्चाई बतानी शुरू कर दी कि बचा लो चाइना को, वरना कहीं चाइना डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये हो गया कि चाइना की जो नाम है, इज्जत है, कुछ ट्रंप ने ख़त्म कर दी, ईरान के वॉर ने भी ख़त्म कर दी, इनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं ज़ीरो हो गए हैं, अपने जो टॉप इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, और अंदर के लोग इन्फॉर्मेंट बन रहे हैं। लोगों ने बेसिक चीज़ों को भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ये छोटी न्यूज़ नहीं है चाइना के लिए। अब ये तो हो गया चाइना का, ईरान का। मैंने पहले बोला था आपको कि मॉस्को की भी एक बुरी खबर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मॉस्को के ऊपर कल यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक किया है। मैं मॉस्को बोल रहा हूँ, ना कि जहाँ पर युद्ध हो रहा है फ्रंट लाइन्स के ऊपर। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन्स के ऊपर लड़ाई करनी बंद कर दी। वो बोलते हैं कि यार ये हमारे कंट्री में आकर डीप डाउन ये युद्ध कर रहा है पुतिन,
हमें भी इसी के कंट्री में, इसके कैपिटल में जहाँ पर ये खुद बैठा है, वहाँ पर अटैक करना चाहिए। 140 से ज़्यादा ड्रोन्स को कल यूज़ किया गया और वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनको अटैक किया गया। मॉस्को के पास रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरा एक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम है वो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक एक मिसाइल, और ड्रोन आता है 40 या 50 हज़ार डॉलर का। दोनों का मिसमैच बहुत ज़्यादा है। मेजर एयरपोर्ट्स जो मॉस्को के अंदर है उनको इमरजेंसी के लिए शट डाउन कर दिया गया है। यानी कि यूक्रेन ने भी ये मन बना लिया कि अब वो सारी लिमिट्स को क्रॉस करेगा, नहीं तो ये युद्ध बंद नहीं हो सकता। अब वो फ्रंट लाइंस को बाईपास कर रहे हैं एंड दे आर स्ट्राइकिंग डायरेक्टली एट द हार्ट ऑफ रशिया। वो टारगेट कर रहे हैं क्रिटिकल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री के लॉजिस्टिक्स को, और एक फियर है जो मॉस्को के अंदर वो स्प्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों, ये हो गया कि पूरी दुनिया चेंज हो रही है हमारे सामने। एक रात में ईरान का कितना कुछ ख़त्म हो गया। चाइना की इज्जत से लेकर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तक हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है। वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है वायलेंटली हमारे पैरों के नीचे से। रजीम्स जो है वो फाइट कर रही हैं सिर्फ सरवाइव करने के लिए, और जो इंटरनल फैक्शंस हैं, डिफेक्शंस हैं, जैसे ईरान के लोग आज वो दुखी हैं अपनी ही रजीम से। वो इजराइल जैसी कंट्री के साथ हाथ मिलाकर अपने गवर्नमेंट को गिरा हुआ देखना चाहते हैं। आप सोच के देखिए कितनी डेस्परेशन होगी ईरान के अंदर। चाइना के अंदर उनको मालूम है कि अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे हमारी गर्दन कट जाएगी, लेकिन फिर भी लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। ये इंटरनल डिफेक्शंस हैं जो इंटेंसिफाई होती जा रही हैं। इसका मतलब है जो ग्लोबल बैटल फील्ड है इट इज़ एक्सपेंडिंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स। वो अब लोगों के दिल में भी ये बैटल पहुंच चुका है। जो कंट्रोल रिजीम्स हैं वो कोलैप्स होती जा रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था कि जितने डिक्टेटर्स हैं उनको एक एक करके मैं ख़त्म करूंगा। माधुराव चला गया, ईरान का खमेली चला गया, अगला नंबर किसका वो भी लिख देना। एटलीस्ट आई नो व्हाट आर यू थिंकिंग। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।